हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था गॉस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। जो सेकंड चैप्टर है आरबीएससी में वो पढ़ा था गॉस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग, गॉसेस लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। और सीबीएसई के बच्चे जो हैं वो चैप्टर मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा, उसको हम आगे लगातार कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे गॉस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग में हमने क्या पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तब देखो किसी सरफेस का जो फ्लक्स है, किसी सतह से जो फ्लक्स है उसको निकालने के दो मेथड हैं। एक तो आपका क्या होता है विद्युत फ्लक्स के मेथड से फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। एक तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, फाई बराबर क्या ई एस कॉस थीटा। और दूसरा तरीका क्या है, गॉस की प्रमेय। क्या था, गॉस की प्रमेय। सो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था फ्लक्स का, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। और आप ऐसे भी लिख सकते हो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कॉस थीटा हटाएंगे तो हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर थीटा किस किस के बीच में कोण है। यहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के मध्य कोण है। किसके बीच कोण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के मध्य कोण है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस। थीटा किस किस के बीच में कोण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के मध्य कोण है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद रखना। विद्युत फ्लक्स क्या पढ़ा था और जिन्हें नहीं पढ़ा वो कंप्लीट लेक्चर देखें। कौन सा, विद्युत फ्लक्स, जो पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे इस पे क्वेश्चन गिवन है आपको, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल गिवन है। क्या है एग्जांपल, एग्जाम्पल क्या है, a surface of a surface having surface area, क्या है, a surface having surface area 5 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर J कैप 5 into 10 की पावर -3 J कैप मीटर स्क्वायर is placed in uniform electric field of 200 I cap plus 300 J cap, 200 I cap plus 300 J कैप, क्या, वोल्ट इनटू मीटर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट लिखोगे आप यहां पे न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। आपको हिंदी में पूछा है थ्रू सरफेस। देखिए क्या है कि एक सतह है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 गुणा 10 की घात -3 J कैप मीटर स्क्वायर है। उसे एक समान विद्युत क्षेत्र 200 I कैप प्लस 300 J कैप न्यूटन प्रति कूलम में स्थित किया गया है। तब उस सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। आप देखें कि गिवन कंडीशन क्या है, क्या गिवन है आपको, तो सरफेस एरिया गिवन है
एस वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 जे कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई वेक्टर इक्वल टू क्या है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप। अच्छा, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों का डॉट गुणनफल करेंगे। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करो तो 5 बराबर ई वेक्टर क्या है आपके पास में 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट एस वेक्टर क्या है 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 जे कैप। अब जब आप इसका डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट गुणा करेंगे, तो देखो i का j से होगा, i का j से होगा, बोर्ड में आपको तरीके से सॉल्व करना है। i का j से होगा तो आपने क्या लिखा 200 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 i डॉट j। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 300 इंटू क्या आएगा ये 5 इंटू 10 की पावर -3 j डॉट जी। ठीक है, अब आपने पढ़ा i डॉट i आपके पास कितना होता है, i डॉट i की वैल्यू क्या, सॉरी i डॉट j की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है 0, तो ये टर्म 0 हो गया। ये देखिए 1 2 से ये कैंसिल हुआ तो 10 की पावर -1 रह जाएगी, कितना रह जाएगा 10 की पावर -1, और j डॉट j कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, तो ये मल्टीप्लाई करके आया प्लस 15 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -1। अच्छा, तो आपने फ्लक्स कितना निकाला, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना कैलकुलेट किया, ये आएगा आपका कितना 15 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना 1.5 वोल्ट इनटू मीटर, क्या आ गया 1.5 वोल्ट इनटू मीटर, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, विद्युत फ्लक्स आ गया, किसी भी सतह से गुजरने वाला ये विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, एक सतह है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप मीटर स्क्वायर है, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप में स्थित किया जाता है, तो उस सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो हम इसको s गिवन है, e वेक्टर गिवन है, ये दोनों कैसे हैं वेक्टर फॉर्म में गिवन है, सदिश रूप में गिवन है, तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो दोनों का क्या करेंगे डॉट गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिंग ऑफ, अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अ रिंग ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक रिंग है, एक वलय है, ठीक है, एक आपको वलय गिवन है, तो क्या कह रहे हैं अ रिंग ऑफ रेडियस, अ रिंग ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर placed in uniform electric field, placed in uniform electric field of 5 into, placed in uniform electric field of 5 into 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 into 10 की पावर +3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एंड रिंग मेक्स एन सरफेस एरिया ऑफ रिंग, आगे क्या है सरफेस ऑफ रिंग, सरफेस ऑफ रिंग makes an angle 30 degree, makes an angle 30 degree with electric field, 30 degree with electric field. Calculate flux passing through ring, calculate flux passing through ring, flux passing through ring, calculate flux passing through ring। हिंदी में सुने देखिए क्या है, एक वलय है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट प्रति मीटर में स्थित किया गया है। वलय की जो सतह है वो विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, वलय की सतह विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है।
तो आपको क्या करना है, उस वलय से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। वलय से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए जरा, कह रहे वलय की सतह सॉल्व करना है इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वलय हो गई, ये क्या हो गई, एक रिंग है, एक वलय है, ध्यान दीजिए ये एक वलय हो गई, और ये जो वलय है वो विद्युत क्षेत्र, इस ये अभिलंब बनाया है हमने इस वलय की सतह पर एन के, ये वलय की सतह पर क्या है, अभिलंब है। अब जो विद्युत क्षेत्र है ये वलय की सतह पर अभिलंब है, लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, वलय के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वलय के साथ कितने का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, मतलब वलय की सतह से 30 डिग्री का कोण बनाता है विद्युत क्षेत्र। तो मान लिया विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे हो गया जो इसके सरफेस से 30 डिग्री का कोण बनाएगा, इसकी सतह से कितने का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। अच्छा, अगर ये वलय हो गई, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये 3D डायमेंशन हो गया, मान लिया ये वलय है, ये क्या हो गई, वलय, ये पेन आप मान लें ये वलय हो गई, और ये विद्युत क्षेत्र है 30 डिग्री के कोण पर, कितने कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर। इस सतह पर मैं अभिलंब इस तरह से बनाऊंगा, ध्यान दीजिए, इस पर अभिलंब मैं इस तरह से बनाऊंगा, ध्यान दीजिए फिर से, ये आपने वलय की सतह मान ली, ये मान लिया वलय की सतह है, ये अगर वलय की सतह है तो ये वलय से विद्युत क्षेत्र कितने कोण पर जा रहा है, 30 डिग्री पर, इस सतह से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, ये कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। अब मैंने इस पर क्या किया, अभिलंब बनाया, अभिलंब तो सतह पे कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, अभिलंब सतह पे कैसे बनेगा, सीधा, ये कोण, इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, तो ये अभिलंब है तो 90 डिग्री पर होगा, तो बचा कोण कितना हो गया, बचा कोण विद्युत क्षेत्र और अभिलंब के बीच कोण कितना हो गया, 60 डिग्री, कितना हो गया, 60 डिग्री। नहीं यही बात समझ में, फिर से देखें, ये वलय की सतह हो गई, ये विद्युत क्षेत्र कितने कोण पर, 30 डिग्री पर। अब अगर इस पर अभिलंब बनाएंगे तो सीधे ही तो बनेगा ये अभिलंब, कैसे बनेगा, 90 डिग्री पर बनेगा अभिलंब। जैसे आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो ये वलय की सतह है, इस पर ये सतह हो गई, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है, ये कोण कितना है इसका, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। अब मैंने सतह पर अभिलंब बनाया तो ऐसे तो बनाऊंगा सीधा, तो अगर ये 30 डिग्री है तो बचा हुआ कोण कितना है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री पे है तो ये कितने पर होगा, 60 पे, क्योंकि अभिलंब है। तो यहाँ पर थीटा किस किस के बीच में कोण था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के बीच में कोण था। ये किस किस के बीच में कोण था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के बीच में कोण था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब में कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो रिंग की सतह से 30 डिग्री का कोण बना, कल मैंने समझाया था कि जो पहला लेक्चर था आप उसको ध्यान से देखिए, उसमें मैंने पढ़ाया है ये क्या है कि यहाँ पे थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के मध्य कोण है। किसके मध्य कोण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के मध्य कोण है। तो सतह से 30 डिग्री बना रहा है तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, मान लिया ये वलय की सतह हो गई, इस तरह से ये सतह हो गई। अगर ये वलय की सतह हो गई तो ये विद्युत क्षेत्र जो है ये वाला कोण ये सतह के साथ कितना कोण बनाता है, 30, सतह के साथ कितना कोण बनाता है, 30। तो ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये वलय की सरफेस हो गई, सतह हो गई, इस तरह से ये सतह हो गई सारी। तो ये कितना कोण बनाते हुए जा रहा है विद्युत क्षेत्र, 30 डिग्री। ये कोण कितना बन रहा है, 30, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 60। तो फ्लक्स ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर कोण आता है आपको तो। E S cos थीटा, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब वलय है, वलय की सतह कैसी होती है, गोलीय होती है, तो यहाँ पे वृत्ताकार होती है, तो आप क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर cos थीटा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब देखिए आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फाई बराबर E कितना है, 5 इंटू 10 की पावर 3, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, पाई की वैल्यू 3.14। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर, 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये त्रिज्या हो गई। cos थीटा, तो कोण कितना है, cos 60 डिग्री, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री हो गया। अच्छा, अब आप फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करें अगर इसकी, तो ये जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3.14, ठीक है, और
ये आ जाएगा 25 10 की पावर -4 इंटू cos 60 1/2। cos 60 क्या हो जाएगा 1/2। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे ये प्लस का 3 ये कैंसिल होगा तो 10 की पावर -1 रह जाएगी। तो 5 बराबर आ जाएगा आपका कितना 5 इंटू 3.14 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। अब आप क्या करेंगे, इसको 5 से कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 5 इक्वल टू 25 100 हो गया 10 35 3 75 और 3 78 78 2 के बाद है 78.50 डिवाइडेड बाय 4। तो फ्लक्स आ गया है आपका, कितना आ गया फ्लक्स 5 बराबर, इसको सॉल्व करें, एक बार गया ये, ठीक है, कितना हो गया 38 9 टाइम्स गया, कितना होगा 20 24 ये कितना हो गया 25। तो यह जाएगा 19.625 वोल्ट इंटू मीटर, क्या जाएगा 19.625 वोल्ट इंटू मीटर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.96 10 की पावर 1 वोल्ट इंटू मीटर। क्या लिखेंगे वोल्ट इंटू मीटर। इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, E S cos थीटा, E की वैल्यू आपको 5 इंटू 10 की पावर 3 गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 है, R क्या है आपके पास में R, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर, और cos 60 सभी वैल्यू रख के ये हमको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यह जाएगा 5, ये कैंसिल हुआ तो अपॉन में 10, तो 2 इंटू 10 3.14 25, 5 से कैंसिल कर दिया 4 आ गया। तो ये फाइनली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक गॉस का नियम। क्या पढ़ते हैं, गॉस का नियम। ध्यान दीजिए ये क्या होता है, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गॉस के नियम की या गॉस की प्रमेय की बात करते हैं कि गॉस का नियम क्या होता है या गॉस की प्रमेय क्या होती है। आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ेंगे, गॉस का नियम या क्या पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय। तो गॉस के नियम की या गॉस की प्रमेय की बात करें कि गॉस का नियम क्या होता है या गॉसेस थ्योरम क्या होती है, तो देखिए गॉसेस थ्योरम की बात कर रहे हैं अपन, गॉसेस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम या गॉस का नियम। आप हिंदी में इसको क्या कहेंगे, गॉस का नियम, गॉस का नियम। तो हम गॉस के नियम की बात करते हैं या गॉसेस थ्योरम की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए गॉस का नियम क्या कहता है, पहले इसका कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें कि गॉस के नियम का कथन क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्या है इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की अगर हम बात करें गॉस की थ्योरम की, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface, passing through the closed surface, through the closed surface is equal to, closed surface is equal to, is passing through the closed surface is equal to 1/epsilon0 times, is equal to 1/epsilon0 times 1/epsilon0 times to charge present inside the closed surface, to charge present inside the closed surface, charge present inside the closed surface, closed surface क्या है आपका कथन, क्या है स्टेटमेंट क्या है, according to this theorem the total electric flux passing through the closed surface is equal to 1/epsilon0 times to the charge present inside the closed surface। अगर हम हिंदी में देखें
तो देखिए इसका कथन क्या कहता है, कथन क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, याद कर लीजिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के, ठीक है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, उस बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, अंदर उपस्थित कुल आवेश के, उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है सिंपली। क्या है, फिर से ध्यान दें, गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, गॉस थ्योरम का कथन क्या है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये सिंपली आपको स्टेटमेंट याद रखना है, कथन इसका याद रखना है। क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, क्या इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये सिंपली कथन आपको इसका क्या करना है, याद कर लेना है। कथन क्या करना है, इसका याद कर लेना है। अच्छा, अब आप देखिए ये स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं कि मान लो हमने कोई बंद पृष्ठ बनाई, हमने कैसी पृष्ठ बनाई, बंद पृष्ठ बनाई जिसके अंदर Q आवेश उपस्थित है। ये क्या हो गई, एक बंद पृष्ठ हो गई, बंद पृष्ठ हो गई, असममित बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक Q आवेश उपस्थित है। तो मैं कहूं इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा बंद पृष्ठ से, तो phi बराबर 1/ε0 इनटू Q, ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्या मैंने कहा कि माना एक बंद पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S मान लिया, माना एक बंद पृष्ठ जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, इसके अंदर एक प्लस Q आवेश स्थित है, तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आप क्या कहेंगे, phi बराबर 1/ε0 इनटू Q। If we have to consider that a non-symmetric Gaussian surface या non-symmetric surface having surface area S and a charge plus Q is placed inside the surface, क्या बताया आपको, consider a non-symmetric surface having surface area S and a charge plus Q is placed inside the closed surface, then flux passing through the closed surface is phi equal to 1/ε0 into Q। लेकिन हम ऐसे कंसीडर करें कि कोई जो क्लोज सरफेस है, नॉन सिमेट्रिक आपने सरफेस ली, उस पर कई सारे आवेश उपस्थित हैं जिनके मान Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn है। माना एक बंद पृष्ठ हो गई जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, माना एक बंद पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, इसके अंदर Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, तब इससे कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, इस सतह से कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो phi बराबर 1/ε0 इनटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। क्या है, कंसीडर अ नॉन सिमेट्रिक सरफेस हैविंग सरफेस एरिया S and number of charges having value Q1, Q2, Q3 dash 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 Qn is present inside this closed surface, then total electric flux passing through this closed surface, total electric flux passing through this closed surface is phi equal to 1/ε0 Q1 plus Q2 plus Q3 dash 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 Qn।
जब आप इन सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो ये आएगा आपका फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू आई, और i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फिर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, n नंबर ऑफ चार्जेस, ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ n नंबर ऑफ चार्जेस इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, then total electric flux passing through the closed surface is 1/ε0 I equal to 1 से n qi। अगर कोई असममित बंद पृष्ठ है जिसके अंदर q1 q2 q3 डैश डैश qn आवेश उपस्थित हैं, तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर 1/ε0 q1 प्लस q2 प्लस q3 डैश डैश qn, या फाई बराबर 1/ε0 I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n qi। इसका मतलब समझिए क्या है, सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग, समेशन ऑफ ऑल टर्म्स। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सभी पदों का योग, समेशन ऑफ ऑल टर्म्स। अच्छा, तो ये 1/ε0 i इक्वल टू 1 पुट करो तो q1 मिल जाएगा, फिर i इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो q2 मिल जाएगा, फिर 3। अब सिग्मा का मतलब सबका योग है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखें कि गॉस लॉ जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, गॉस के नियम का गणितीय रूप। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आपसे पूछें कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप क्या होगा, तो देखिए क्या होगा गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दो हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय का, गॉसिस थ्योरम, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप आपको अगर लिखना है तो यहां से हमने सिंपली फ्लक्स क्या पढ़ा था, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये फ्लक्स की परिभाषा से आया, कहां से आया, फ्लक्स की परिभाषा से। और गॉस की प्रमेय से क्या पढ़ा आपने, 1/ε0 इंटू क्यू, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर 2, ये समीकरण 1 और ये 2। ये तो हमने कहां पे पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा में पढ़ा था, और ये फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। और ऐसे लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हो उसी चीज को, क्या, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये तो सिंगल एक चार्ज के लिए है, अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कई सारे आवेश उपस्थित हैं बंद पृष्ठ के अंदर, तो आप ऐसे लिखेंगे E डॉट ds, इसका मतलब होता है हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कैसा समाकलन कर रहे हैं, पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, ये आंसर आ जाएगा। कई सारे आवेश उपस्थित है, नंबर ऑफ चार्जेस उपस्थित है, तो मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा, और अगर सिंगल चार्ज है, एक आवेश है, तो मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा। ये समझ में आया, ये हमने गणितीय रूप पढ़ा। कौन सा रूप है ये, गणितीय रूप है। अच्छा, फिर देखो आपके पास यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यही समझ लेते हैं, आपके पास एक क्लोज सरफेस है, एक सतह है, इसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, लेकिन इसके अंदर कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक मान εr है। माना कोई बंद पृष्ठ जिसके अंदर कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है और जिसका परावैद्युतांक मान क्या है, εr। अब परावैद्युतांक के बारे में हमने कूलाम के नियम वाले लेक्चर में पढ़ाया था, तो आप कूलाम के नियम वाला लेक्चर देखें, ठीक है, उसमें हमने परावैद्युतांक के बारे में पढ़ाया था, डाइइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ाया था। ये क्या है, इफ अ क्लोज सरफेस and inside this closed surface a certain medium is present having dielectric value εr, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, फाई बराबर क्या होगा, 1/ε0 इंटू क्यू। फिर से ध्यान दें, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक मान कितना है, बंद पृष्ठ के अंदर कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक मान εr है,
तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स phi बराबर 1/epsilon0 epsilon r into q. If a closed surface, if a dielectric medium having value epsilon r is present inside the closed surface, if a dielectric medium having value of dielectric constant epsilon r is present inside the closed surface and a charge plus q is also present inside it, so total flux passing through the closed surface is phi equal to 1/epsilon0 epsilon r into q. क्या होगा? 1/epsilon0 epsilon r into q. ये समझ आया? अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम, तो देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहेंगे कि इफ any number of capacitor or any number of electric dipole is present inside the closed surface, then flux passing through the closed surface become zero. कहने का मतलब है कि बंद पृष्ठ के अंदर, अब आप जरूरी नहीं असममित बनाओ, सममित भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. If any number of electric dipole or any number of capacitor is present inside the closed surface, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कितनी भी संख्या में विद्युत द्विध्रुव या कितनी भी संख्या में विद्युत द्विध्रुव या कितनी भी संख्या में संधारित्र स्थित हो, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमेशा शून्य होगा. बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा. फिर से सुनिए, इफ एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल आपको पढ़ाया था, जब दो चार्ज हो उनके नेचर तो अपोजिट हो, नेचर कैसे हो? अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो तो उसको हम डाइपोल कहते थे. ठीक है, जब दो आवेश परिमाण में समान, देखो इसका परिमाण एक और इसका भी एक, ये प्लस क्यू है ना और ये माइनस क्यू है, तो परिमाण तो दोनों का एक ही है ना, लेकिन प्रकृति विपरीत है, ये प्लस है और ये माइनस है. तो देखो बंद पृष्ठ के अंदर कितनी भी संख्या में विद्युत द्विध्रुव या कितनी भी संख्या में संधारित्र स्थित हो, तब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है. संधारित्र पे क्या होता है? इसकी दो प्लेट होती है, एक पर धनावेश होता है. अब एक प्लेट पर जितना धनावेश होगा दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है. ये ध्यान रखना, ये संधारित्र की प्रॉपर्टी है. आगे हम एक चैप्टर ही पढ़ेंगे पूरा संधारित्र क्या है, कि एक प्लेट पर जितना धन होगा दूसरे पर उतना ही क्या होगा? ऋणावेश होगा. तो अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई संधारित्र या कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है. इफ एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस बिकम जीरो, बिकॉज द नेट चार्ज ऑन डाइपोल और कैपेसिटर बिकम जीरो. जो द्विध्रुव है या जो संधारित्र उस पर परिणामी आवेश कितना होता है? शून्य होता है. द्विध्रुव पर और संधारित्र पर परिणामी आवेश कितना होता है? शून्य होता है. परिणामी आवेश शून्य होने के कारण इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होता है? शून्य होता है. जैसे आपसे कहें इसके लिए फ्लक्स ज्ञात करके बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 1/epsilon0 into सिग्मा क्यू. तो Q माइनस Q क्या लिखोगे? Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q. देखो Q माइनस Q प्लस Q, तो सब जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी कितना हो गया? जीरो हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेम इसमें भी है, जितना इसका प्लस उतना ही माइनस, तो नेट चार्ज जीरो, फ्लक्स जीरो. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस, ये कोई बंद सतह है, इस बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है कोई आवेश. इफ चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस, क्या बताया? चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस, then flux passing through the closed surface become zero. यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है, आवेश कैसे उपस्थित है? बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है. क्या बताया? जब आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है तब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है. क्यों? क्योंकि गॉस की प्रेमिक स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/epsilon0 गुना होता है. अंदर उपस्थित आवेश के 1/epsilon0 गुना होता है. तो यहाँ आवेश तो इसके बाहर है,
और अगर आवेश बाहर है तो फ्लक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्या कहेंगे, इफ चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस, चार्ज इज प्रेजेंट outside the closed surface, then flux passing through the closed surface become 0. Why? Because according to statement of Gauss theorem, the flux passing through the closed surface is 1 upon epsilon naught times to the charge present inside the closed surface. But यहाँ चार्ज कहाँ है, इस closed surface के बाहर है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ आया? अच्छा, फिर देखिए, if we have to calculate the electric flux passing through the closed surface, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है बेसिकली, फ्लक्स की परिभाषा देखें तो फ्लक्स की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, the number of electric lines of force passing perpendicular to any surface, number of electric lines of force passing perpendicular to any surface, ठीक है, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की क्या संख्या। तो आप अगर कहीं पे फ्लक्स कैलकुलेट करते हो तो इनडायरेक्टली आप किसका मान ज्ञात कर रहे हो, बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का अर्थ ये होता है, किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का अर्थ ये होता है कि उस सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, उस सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, बल रेखाओं की संख्या हो गई। तो हम यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या काउंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताया आपको कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, then we have to calculate number of electric lines of force passing through the closed surface indirectly हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस वी हैव टू चूज अ क्लोज सिमेट्रिक सरफेस, इट इज कॉल्ड एज Gaussian surface and we have to calculate electric flux due to this Gaussian surface for very small element and on integrating it we get the final value। क्या बताया आपको कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग क्यों करते हैं, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग इसलिए किया जाता है कि कोई भी सममित सतह है, वो बेलनाकार भी हो सकती है, बेलन भी हो सकती है, वो सममित सतह, जैसे ये बेलन हो गया तो ये कैसी हो गई, एक सममित सतह हो गई। या हम कह दें एक कोई क्या हो गया, गोला हो गया, या क्या कहते हैं ये गोला हो गया, या आपसे क्या कहें कि कोई क्या हो गया, वृत्त हो गया। आपसे कहें कि इससे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, इससे क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक सममित सतह बनाएंगे, एक बंद पृष्ठ बनाएंगे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। उस बंद पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं उसको, गॉसियन पृष्ठ। इफ वी हैव टू कैलकुलेट the electric flux passing through the closed surface, electric flux passing through the closed surface, अब ये सरफेस चार्ज होगी, कैसे होगी, चार्ज होगी। तो हमें ये चार्ज क्या करना होता है, क्लोज सरफेस के अंदर लाना होता है। ये चार्ज जो है क्लोज सरफेस के अंदर लाना होता है। फिर से सुनो, हमें क्या करना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या करना है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो वो बंद पृष्ठ जिस पर आवेश है उसके चारों ओर हम एक सममित सतह बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। जैसे ये खोखला गोला हो गया तो आवेश इसके पृष्ठ पर बट जाएगा, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहां बट जाएगा, पृष्ठ पर, सरफेस पे। चार्ज बिकम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। अब हमें क्या करना है, इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कितना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, उसके लिए हम किसका करते हैं, गॉस के नियम का या गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है अपन को, ये चार्ज जो है वो एक क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर देना है और उस क्लोज सरफेस, उस सिमेट्रिक क्लोज सरफेस को, उस सममित बंद सतह को गॉसियन सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सतह। तो सबसे पहले वो आवेश हम उस बंद पृष्ठ के अंदर रखते हैं, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर रखते हैं और फिर उससे फ्लक्स की हेल्प से
विद्युत फ्लक्स की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका मुख्य अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, कि किसी भी आवेशित वस्तु के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको ज्ञात किया जा सकता है। उसे ज्ञात करने के लिए जिस भी पृष्ठ पर आवेश है उसके चारों एक सममित पृष्ठ बना देते हैं, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस पर आवेश वितरित है उसके अल्पांश भाग के कारण क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं अल्पांश भाग के कारण, उसका समाकलन कर देते हैं तो कुल मिल जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य क्या है, अनुप्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए अभी हमने इस चीज को थ्योरेटिकली समझा, थ्योरेटिकली देखा कि जो चार्ज है उसको एक क्लोज सरफेस के अंदर रख लेते हैं और फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं इसको गॉस की थ्योरम जब हम प्रूफ करेंगे, गॉस थ्योरम प्रूफ करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसका कैसे यूज करते हैं। देखिए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना। ठीक है, किसको सिद्ध करना, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना। यहां पर हम सिमेट्रिक सरफेस के लिए सिद्ध कर रहे हैं। किसके लिए, सिमेट्रिक सरफेस के लिए, सममित सतह के लिए कर रहे हैं। सिमेट्रिक सरफेस के लिए सिद्ध कर रहे हैं, किसके लिए, सममित सतह के लिए, सममित सतह के लिए। आप दोनों के लिए कर सकते हैं, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, सममित और असममित सतह। तो आज हम इसको सममित सतह के लिए प्रूफ करते हैं। किसके लिए, सममित सतह के लिए सिद्ध करते हैं। किसके लिए, सममित सतह के लिए। जब आप इसको सिमेट्रिक सरफेस के लिए प्रूफ करोगे, सममित सतह के लिए, तो हमने क्या कहा, माना एक गोला जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या स्मॉल r है, इसके बिंदु O पर कोई प्लस q आवेश स्थित है। इस प्लस q आवेश से स्मॉल r दूरी पर गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि और धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर या आवेश से बाहर की ओर, धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से बाहर की ओर, ई वेक्टर। क्या बताया, माना सममित सतह है, ये गोला कैसा होता है, सममित सतह होता है। तो माना एक गोला जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या स्मॉल r है, इसके केंद्र O पर या बिंदु O पर कोई प्लस q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, इस प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इस प्लस q आवेश के कारण हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और प्लस q आवेश के कारण इसकी दिशा दूर की ओर या बाहर की ओर। क्या बताया, कंसीडर अ सिमेट्रिक spherical surface having center O and radius small r. A charge plus q is placed at the center of a sphere and we have to calculate and from point O at a distance small r on the surface of a sphere. A point P is situated at which electric field intensity is to be determined. ठीक है, या at which electric field intensity is given by, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या आएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्या बताया, माना एक सममित गोला जिसका केंद्र O त्रिज्या स्मॉल r है, इसके बिंदु O पर कोई प्लस q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये पहला समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, टू कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल क्लोज सरफेस। हमें क्या करना है, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इस स्मॉल गोले की त्रिज्या स्मॉल r को त्रिज्या मानते हुए, ये सभी त्रिज्याएं होंगी इस गोले की, इनको त्रिज्याएं लेते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया।
यहाँ पे क्या किया, एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ds। ठीक है, क्या बताया, इस r को त्रिज्या मानते हुए, गोले की त्रिज्या लेते हुए हमने क्या किया, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण किया। कैसे पृष्ठ का निर्माण किया, बंद पृष्ठ का निर्माण किया। ये काल्पनिक पृष्ठ होता है वास्तव में, बंद काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण किया जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। पहले आप हिंदी में समझ लें पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अच्छा, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू, अब स्मॉल सरफेस है ds, तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा, तो d फाई इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहाँ पे जब आप डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। क्या आएगा, cos थीटा आएगा। तो यहाँ पर थीटा किस किस के बीच में एंगल था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के बीच में। इस सतह पर आप अभिलंब बनाओगे तो इसी दिशा में बनेगा n कैप। अब किसी को लगे कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, धन के कारण दूर की ओर इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, तो आप अभिलंब जिस भी जगह बनाओगे उसी डायरेक्शन में बनेगा, उसी दिशा में बनेगा। किसी को ऐसा लगता है कि तीव्रता इधर भी तो जाएगी, तो यार ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, प्लस क्यू आवेश के कारण ये ऐसे जाएगी, इधर इधर ऐसे चारों तरफ फैल जाएगी। तो आप किसी भी डायरेक्शन में अभिलंब बनाओगे तो उसी की दिशा में बनेगा, तीव्रता की दिशा में बनेगा। तो जब हमने डॉट को हटाया तो फ्लक्स कितना बना, ये d फाई बराबर E ds cos 0 डिग्री, E ds cos 0 डिग्री। फिर से सुने, कंसीडर अ सिमेट्रिक स्फेरिकल सरफेस हैविंग सेंटर O and radius small r when plus q charge is placed at point O inside the sphere। ठीक है, then from point O at a distance small r a point P is situated at which electric field intensity is given by, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु P है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। क्या बताया आपको, माना एक सममित गोला जिसका केंद्र O है, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई। अब हमें क्या करना है, इस गोले के कारण कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए तो हमने क्या बताया था, एक बंद सिमेट्रिक सरफेस बनाते हैं और उसमें एक छोटे से भाग के कारण ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करा कि r को त्रिज्या लेते हुए हमने एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है। कितना है, ds। तो इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ये जो बंद पृष्ठ बनाया है इससे कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो d फाई बराबर E डॉट ds। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में, इस सतह पर अभिलंब भी इसी दिशा में बनेगा, तो दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। नॉर्मल टू द सरफेस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा में बनेगा, तो दोनों कैसे हो गए, समांतर हो गए। और समांतर हो गए तो कोण कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या बन गया, d फाई बराबर E ds। cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1, साइड में लिख लेना, बिकॉज cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब हम E का मान समीकरण 1 से रख रहे हैं, इसमें E का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ E, पुट वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। E का मान समीकरण 1 से रखने पर, E का मान हम कहां से रख रहे हैं, समीकरण 1 से, पॉइंट P। समीकरण 1 से रखोगे E का मान, तो ये जो फ्लक्स आएगा वो आएगा d फाई बराबर, E का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds, q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2, इक्वेशन नंबर हो गई 2। ठीक है, इतना फ्लक्स पास होगा इस स्मॉल सरफेस से, इतना फ्लक्स पास होगा किससे,
स्मॉल सरफेस से, लेकिन हमको तो क्या करना है, इस पूरी सरफेस से फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इस पूरी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो एक हमने छोटे से एलिमेंट का ज्ञात कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। वी हैव टू कैलकुलेट, इफ वी कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस होल सरफेस, तो फर्स्ट फाइंड आउट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड। हमने क्या किया, एक छोटी सी सतह का ज्ञात कर लिया, उसका हम क्या कर दें, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें या इंटीग्रेट कर दें, सरफेस इंटीग्रेशन कर दें, तो कुल फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, पासिंग थ्रू स्फीयर, ठीक है, पासिंग थ्रू स्फीयर, संपूर्ण गोले से या गोले से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गोले से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई। ये जो स्मॉल सरफेस का आया है उसका हम क्या कर दें, पृष्ठीय समाकलन कर दें, क्या कर दें, सरफेस इंटीग्रेशन कर दें, तो आपको कुल फ्लक्स मिल जाएगा। अच्छा, पुट वैल्यू ऑफ डी फाई फ्रॉम इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ डी फाई फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से डी फाई का मान रखने पर। यहां पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से किसका मान रख देंगे, डी फाई का मान रख देंगे। समीकरण 2 से डी फाई का मान रखने पर जब आप ये वैल्यू रखोगे तो फ्लक्स आएगा फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds। ठीक है, तो अब s के रिस्पेक्ट में ds लिखा है, तो x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, किसके सापेक्ष कर रहे हो, x s के सापेक्ष। तो ये फाई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, ds का। इतना समझ आ गया। अब देखिए इसका हमको सरफेस इंटीग्रेशन करना है, इसका कैसा इंटीग्रेशन करना है, पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन किसका, ds का। अब हमको इस पृष्ठ के अनुसार समाकलन करना है, ये तो हमने एक छोटे से भाग के लिए निकाला था, इस पृष्ठ के अनुसार समाकलन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन करना है। इसका कैसा इंटीग्रेशन करना है, सरफेस इंटीग्रेशन करना है। और जब आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन करोगे, किसी भी सरफेस का सरफेस इंटीग्रेशन करोगे, तो जिस सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग होगा। कैसे, जैसे ये कैसा है, बेलनाकार है, कैसा है, सिलिंड्रिकल है। अब इसमें 3 सेक्शन है, मैं कहूं इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर, मैं कहूं इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो भी आप पाई आर स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि ये दोनों सर्कुलर सेक्शन है। मैं कहूं इस वाली सतह से बताओ तो ये क्या है, अगर ये बेलनाकार है तो ये इसकी क्या है, वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड सरफेस है। कौन सी सरफेस है इसकी, कर्व्ड सरफेस है। तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, तो क्या होगी 2 पाई RH, क्या होगी 2 पाई RH। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या लिखेंगे आप, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या, अगर आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, पृष्ठीय समाकलन करेंगे, तो ये क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा। क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ है और ये क्या है, एक गोला है, और गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है आपको। तो आप क्या लिखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। ये समझ आ गया। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्लक्स आ जाएगा आपका फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर आया आपका, क्या आया, 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या है, सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ क्या है, 4 पाई r स्क्वायर है। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू q। ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया।
ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है और यही तो गॉस की प्रमेय थी। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रूव द गॉस थ्योरम। ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, इसका मतलब हमने गॉस थ्योरम प्रूव कर ली। तो यही तो स्टेटमेंट था गॉस थ्योरम का कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times to the charge present inside the closed surface। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। सो ये हमने गॉस की प्रमेय सममित सतह के लिए सिद्ध कर दी। किसके लिए सिद्ध की है? सममित सतह के लिए। कल हम इसमें आगे गॉस की प्रमेय असममित सतह के लिए सिद्ध करेंगे और गॉस की प्रमेय आगे हम किस प्रकार इसका एप्लीकेशन करेंगे उसके बारे में जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप फिजिक्स को एंजॉय करिए, ठीक है, और आसान फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।